मैं हूं राजू सिंह। इस चैप्टर में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में हाल के दिनों में रेलवे में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग आज हल करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे अलग अलग प्रकार के, उसको हल करेंगे जो हाल के दिनों में पूछे गए हैं। अब डायरेक्ट हम प्रश्न पे आने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो इसका लाभ उठा सके। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी में 28 सितंबर 2018 को पहला शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है कि पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3540 रुपया में एक चाय के सेट की बिक्री की, जो कि लागत मूल्य से 41% कम था। 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री रुपीस खाली स्थान अधिक राशि में करना चाहिए। मतलब 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इतना रुपया अधिक में बेचना पड़ेगा। कितना रुपया अधिक में बेचना पड़ेगा, वही प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे पास 2460 रुपया, बी में कह रहा है 1820 रुपया 60 पैसा, सी में कह रहा है 3112 रुपया और डी में कह रहा है 2664 रुपया 42 पैसा। यह ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। एक बार फिर से प्रश्न पर हम बारीकी से ध्यान देंगे तो देखेंगे कि प्रश्न कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो उसका दिया हुआ है कितना, 3540 रुपया। ये ध्यान देना है। और ये जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के 41% कम है, 41% लेस देन कॉस्ट प्राइस। तो हमसे पूछा जा रहा है भैया कि 11% प्रॉफिट कमाने के लिए, ये प्रॉफिट कमाना चाहता है 11%, तो कितना में बेचना पड़ेगा और इससे कितना रुपया अधिक उसको उसमें ऐड करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस में। ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए इतना रुपया में बेच रहा है और यह 11% है कॉस्ट प्राइस को। यदि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होता तो उससे 41%, माफ करिए 41% कम है कॉस्ट प्राइस से। 41% कम होने का मतलब कि कॉस्ट प्राइस यदि 100 रुपया है तो वो बेचा है 59 रुपया में। और कितना रुपया में बेचा है, 59 रुपया में। तो यह 59 रुपया इतना के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि रुपया तो इतना में ही बेचा है और वो कॉस्ट प्राइस से 41% कम है, यानी 59 रुपया है। यदि 100 रुपया में खरीदा था तो बेचा कितना है, 59 रुपया में। तो 3540 रुपया में बेचने पर उसका एक का वैल्यू कितना आया। ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। ये एक्चुअल वैल्यू है और ये परसेंटेज वैल्यू है। 59% में उसको बेचा है। तो एक का वैल्यू कितना हुआ, 1 रुपया में यदि खरीदा होता तो कितना में उसको बेचा होता। 1 रुपया में खरीदा होने का मतलब कि 3540 बटे 59, 5 छक्का 30, 9 छक्का 54, 6 बार में कट जाएगा सीधे सीधे 60 बार में। एक का वैल्यू आ गया 60। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 100, तो 100 का वैल्यू कितना आ गया 6000। 6000 उसका वैल्यू था कॉस्ट प्राइस का। यहां से आपको क्लियर हो गया कि 59% का वैल्यू है, 59% में बेचा है क्योंकि 41% लेस है। एक 59% का वैल्यू है 3540, इसका मतलब 1% का वैल्यू है कितना, परसेंट लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते कोई बात नहीं। एक का वैल्यू है 60, इसका मतलब कि 100 वैल्यू हम एज्यूम किए हैं, तो 100 का वैल्यू है कितना 6000। 6000 उसका कॉस्ट प्राइस था, लेकिन अब हमें कितना में बेचना है, 111 में बेचना है, क्योंकि 11% प्रॉफिट उसको लेना है। तो 111 का वैल्यू, तो इसमें हम लोग 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6660, क्योंकि 60 आया है, इसमें 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6660 हो जाएगा। लेकिन इतना में उसको टोटल बेचना था, ये हुआ हमारा एसपी। बेचेगा तब जब उसको 11% की प्रॉफिट होगा तब, लेकिन अभी बेचा है इतना में। तो और इससे कितना रुपया बढ़ाना पड़ेगा, इसमें से इसको घटा दीजिए। 6660 में से हमें 3540 घटा देना है, तो लास्ट में 20 कितना आ रहा है आपका, 3120 रुपये आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। एक बार फिर से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत हार्ड सवाल नहीं है, आराम से हम लोग बनाएंगे, बन जाएगा। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस है 3540 रुपया, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस से 41% कम है।
तो कितना और अधिक रुपया में उसको बेचे कि उसको 11% का प्रॉफिट हो। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया यदि था तो बेचा कितना है 59 रुपये में, क्योंकि 41% कम है, 59 रुपये में बेचा है और उसका एक्चुअल वैल्यू है 3540 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 60 रुपया, लेकिन हमें बेचना कितना था 11% प्रॉफिट पर, यानी 111 हमें बेचना था। 100 रुपये में यदि खरीदा होता तो 11% प्रॉफिट लेके 111 में बेचना था, लेकिन एक का वैल्यू आ गया 60, तो 111 का वैल्यू कितना हो गया 6660 रुपया, लेकिन बेचा कितना है 3540 रुपया। तो कितना और जोड़ना पड़ेगा इसमें 3120 रुपया, ऑप्शन डी। ऐसे हम सवाल को बनाएंगे, इतना भी हमने समझाने के लिए लगाया, इसमें 15 से 20 सेकंड में इस सवाल को बनाया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अलग तरीके का एक प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है ग्रुप डी में लगभग हर सेट में पूछा था, यह एक अलग टाइप है। वो प्रश्न, इसमें एक दो प्रश्न लेंगे और इसको डील करेंगे एकदम शॉर्ट में, एकदम आराम से उड़ाएंगे। कह रहा है कि एक वस्तु को 2% तथा 18% लाभ के में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर आता है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है? दोनों में विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है? हमारे पास ऑप्शन है 51 59, 51 53, 51 60 और 55 59। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि 2% लाभ पर बेचने पर 2% लाभ और 18% लाभ के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो आता है 3 रुपया। तो दोनों का परसेंटेज, ये दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है। अच्छा, बहुत लड़का ये करेगा कि 100 मानेगा, इसको 102 लेगा, फिर इसको 118 लेगा, इस दोनों का अंतर हो गया 16% का वैल्यू आ गया 3, तब 102% का वैल्यू कितना और 18% का वैल्यू कितना, ऐसे बहुत सारे बच्चे बनाएंगे। मुझको आशा है आप जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लड़कों का दिमाग इस तरीके से काम करता है, क्योंकि इसी तरीके से हमने पढ़ा है अभी तक 8वां 7वां में जो भी पढ़ा है ऐसे ही पढ़ा है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। हमें भाई अनुपात पूछ रहा है, केवल अनुपात। तो जब अनुपात पूछेगा तो हमें इससे बीच वाले का कोई मतलब नहीं है, कितना रुपया अंतर है इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह के प्रश्न में जहां भी इस तरह के प्रश्न देखें तो सीधे देखते हैं कि 2% प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया 102 रुपया, और 18% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया 118 रुपया। दोनों को हल कीजिए, ये हो गया 51 और ये हो गया 59। 51 अनुपात 59 है क्या? ऑप्शन हमारे पास ए नंबर ऑप्शन है, यही आंसर होगा। बिल्कुल बीच वाले के को हमें ध्यान में नहीं देखना, कितना रुपया का अंतर है यह कोई मायने नहीं रखता। यदि आपसे उसका अनुपात पूछता है तो अनुपात में तो ये अंतर का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कितना अंतर है ये हमसे नहीं पूछ रहा है। बोल रहा है कि 2% में प्रॉफिट पर बेचा तो कितना आया और 100% प्रॉफिट में बेचा तो कितना आया, दोनों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। इसका क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में तो लगभग 20-25 सेटों में ये प्रश्न मिला है। ये अलग तरीके का एक प्रश्न है, बहुत आसान है, बच्चे आराम से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझदारी दिखाएं तो। क्या हमने किया? 2% प्रॉफिट का मतलब कि 102 रुपये में बेचा है, 18% प्रॉफिट का मतलब कि 118 रुपये में बेचा है, 51 अनुपात 59। इसमें हानि वाला भी पूछता है कि यदि एक वस्तु को बेचने में 4% की हानि हुई और एक वस्तु को 4% हानि पर बेचने और 6% लाभ पर बेचने के बीच का अंतर 10 रुपया है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। इसी तरीके का, तो जहां हानि की बात करेगा, अगर 4% हानि की बात कर रहा है, मान लिया इसमें पूछता कि 4% हानि लेस दिखा दिए माइनस और 6% प्रॉफिट, तो यहाँ 6% प्रॉफिट दिखा दिए, यहाँ 4%, दोनों के बीच का अंतर है 10। तो इस 10 से हमें कोई मतलब नहीं है, जिस प्रकार से इस 3 का कोई मतलब नहीं था। तो हम क्या करेंगे, 4% हानि का मतलब हो गया 96 और 6% प्रॉफिट का मतलब हो गया 106। आप इसको हल कर दीजिए, 2 से कटाइए 48 और 2 से हो गया 53, बस हो गया, यही अनुपात हो गया। 51 अनुपात 59 इसका आंसर होगा, और 56 अनुपात 53, सॉरी 48 अनुपात 53
48:53 इसका अनुपात होगा। इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। हालांकि इस पर एक और प्रश्न मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी का एक प्रश्न है, कह रहा है कि एक वस्तु का 8% तथा 12% लाभ के आधार पर नगद अंतर 3 रुपया है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। यह एनटीपीसी 17/1/2017 को शिफ्ट 3 में पूछा था। ऑप्शन है 27:28, 27:29, 29:31 और 27:31। कर ध्यान से देखिएगा कितना है, 8% का लाभ और 12% का लाभ का अंतर है 3 रुपया। 8% का लाभ और 12% का लाभ का दोनों का अंतर है 3 रुपया। इसका हमें कोई मतलब नहीं। 8% का मतलब हो गया 108 रुपया, 12% का मतलब हो गया 112 रुपया। 4 से कटाइए, 4 से कटाइए 27, 4 से कटाइए 28, बस 27:28 है क्या, 27:28 आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। ये भी ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका आएगा। इसी तरीके से हम बनाएंगे। बहुत छोटा था क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न था आरआरबी जेई में, एनटीपीसी में, आरपीएफ एसआई में, ग्रुप डी में, सब में इस तरह का प्रश्न पूछा है, इसलिए हमने इस प्रश्न को लिया। इसमें जो मिडिल होता है, जो अंतर होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होता है, उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, कोई आवश्यकता ही नहीं है उसको प्रश्न को हल करने में। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। और ये जनरल जो टाइप है वो एक टाइप का प्रश्न हम लेते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं, यह आरआरबी जेई में पूछा हुआ प्रश्न है। यह कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात करिए। क्या होगा। ए में कह रहा है कि कोई लाभ या हानि नहीं, बी में कह रहा है कि 10% का लाभ, सी में कह रहा है कि 10% की हानि और डी में कह रहा है कि 4% की हानि। यह प्रश्न है आरआरबी जेई में 26/5/2019 को पूछा हुआ सवाल। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको समझने की आवश्यकता है। कह रहा है कि 20% मूल्य को अधिक लिखा गया। मान लिया कि 100 रुपया का कॉस्ट प्राइस है। समझाने के लिए हम समझा रहे हैं, ऐसे उड़ाएंगे इसको एकदम शॉर्ट में। ठीक है, पहले समझ लेते हैं मामला क्या आता है। कॉस्ट प्राइस इसका 100 रुपया है, इसमें 20% हमने अधिक अंकित कर दिया, तो अब हो गया 120 रुपया। यह जो हो गया मार्क प्राइस हो गया। कितना रुपया हमने उस पर अंकित कर दिया, 120 रुपया। अब कह रहा है कि 20% इधर से बढ़ाया, अब इसमें जितना आया उसका 20% छूट देती है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, इसका 20% निकालिए। इसका 20% निकालिएगा तो इसका 5वां भाग होगा, यानी 24 रुपया। तो 24 रुपया जैसे ही हमने डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि इतना रुपया हमने मार्क किया था, 24 रुपया डिस्काउंट हो गया, हमने बेच दिया उसको 96 रुपया। अब बताइए 100 रुपया का हमारा माल था, हमने उसको 96 रुपया में बेचा, तो लॉस कितना हो गया, 4%। अब देखने में ऐसा लगता है कि वो 20% बढ़ाया है और 20% छूट दे दिया, तो ये 4% आया कैसे भाई। देखिए, जब हमने बढ़ाया है तो बेस लिया 100, बेस यानी नीचे वाला 100 कम है, 100 है, लेकिन जब घटाए हैं तो बेस हो गया 120। 120 पर हमने उसका 20% घटाया है, तो 120 जो ऊपर वाला वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसमें ऊपर वाला वैल्यू कम है, 100 है, इसमें ऊपर वाला वैल्यू ज़्यादा है, यानी घटने वाला जो वैल्यू है उसका वैल्यू ज़्यादा आएगा। हमने 100 का 20% निकाला और यहाँ पर अब निकालना है 120 का 20%। तो 120 का 20%, चूँकि यहाँ 20% डिस्काउंट है, तो इसीलिए 120 का 20%, जो ये 20 रुपया अधिक है, इसका जो 20% हमने निकाला वही 4 रुपया हमको लॉस में चला गया। अब इसको शॉर्ट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे। अगर इस तरह का, चूंकि एक सेम डाटा था, 20% बढ़ाया 20% घटाया तो 4% आ गया। बहुत लोग इसको करते हैं कि जितना का दिया है उसका स्क्वायर बाई 100, तो ये हो जाता है 4%। ये मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन भैया अगर इसका और इसका डिफरेंस दे दिया तो ये 20% बढ़ाया फिर 10% घटाया तो फिर क्या होगा,
20% बढ़ाया और 13% घटाया तो फिर क्या होगा। इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो हमारे पास एक ही उपाय है, बढ़ाने वाला प्लस में कितना बढ़ाया है 20%, घटाने वाला माइनस में कितना घटाया है 20%। उसके बाद जब चूंकि यह डिस्काउंट है तो माइनस, अगर दोनों बढ़ती क्रम में रहता इतना बढ़ाने के बाद इतना तब सब प्लस में होता है, चूंकि डिस्काउंट दिया है तो माइनस, इसका इतना परसेंट 20 गुने 20/100। सिंपल। इस तरह के जहां भी सवाल आएगा, अगर मान लिया कि 10% बढ़ाता और 8% घटाता तो यहाँ 10% करते, यहाँ 8% करते, माइनस 10 गुने 8 ऐसे करते। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब इसको करेंगे तो ये देखिए, ये 20 प्लस में है, ये 20 माइनस में है, दोनों खत्म हो जाएगा। हमारे पास कितना बचा, ये दोनों घटाएंगे तो -4 बचा, यानी 4 रुपया का हमको हानि होगा। तो ये जो फॉर्मेट है उसको ध्यान में रखिएगा, ये सब में काम करेगा। ये जो है बहुत सारा ऐसा सवाल है जिसमें काम करेगा। इसमें एक और कैटेगरी आता है, जैसे कोई दुकानदार है, इस पे मैं एक आध सवाल लूँगा। कोई दुकानदार है जो खरीदने में भी कुछ बट्टा मारता है और बेचने में भी बट्टा मारता है, ऐसा सवाल भी पूछता है कि खरीदते समय 10% का और बेचते समय भी 10% का, तो इसमें उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो उस तरह के भी सवाल को हम लोग लेंगे। अब अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न एक लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 11% का धोखा देता है। क्या है कि खरीदने में भी 11% और बेचने में भी 11%। मैंने इस पर अभी बात किया था कि खरीदने में भी धोखा देगा, बेचने में भी धोखा देगा। ठीक है, तो इसमें आ गया यह प्रश्न। यह RRB NTPC में 11/4/2016 को पूछा हुआ सवाल है। तो कह रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करते हुए 11% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। ऑप्शन है 23.25, 23.21, 23.75 और 23.5। मैंने अभी क्या बताया कि खरीदने में भी और बेचने में भी, दोनों में भी 11% का वह धोखा दे दिया। पहले इसको सिंपल से समझते हैं। 11% थोड़ा ऑड नंबर हो जाता है, इसको बाद में सोल्व करेंगे। पहले एक प्रश्न को लेते हैं कि यदि 10% का धोखा दे तो कैसे उसका मार्किंग करेंगे। मान लिया कि 100 रुपये केजी के रेट से उसने कोई सामान खरीदा है, लेकिन 10% का धोखा दे दिया। धोखा दे दिया, ये बहुत धोखाबाज व्यक्ति है। तो अब क्या किया कि जितना 1 केजी खरीदना था, 1000 ग्राम तो खरीदा ही और 100 ग्राम अधिक खरीद दिया। नहीं, 10% धोखा देने का मतलब 100 ग्राम अधिक तौल लिया। वो 10% पर हम समझते हैं 100 ग्राम अधिक तौल लिया। लेकिन बेचते समय क्या किया कि वो दाम अधिक नहीं लगाया, 100 रुपये केजी ही लगाया, ₹100 पर केजी दाम लगाया, और इसमें भी 10% धोखा दिया। यानी अब बेचते समय वो क्या करेगा कि 1 केजी को 900 ग्राम ही बेचेगा। हाँ, यहां तो 100 ग्राम पहले से ही वो कमा चुका है। 100 ग्राम का मतलब 10%। ठीक है, प्लस अब यहां भी 1 केजी में वो 100 ग्राम कमाया। कितना कमाया? 1 केजी पे वो 100 ग्राम बचा लिया। तो यहां भी 100 ग्राम हो गया। अब चूंकि वो 1 केजी ही नहीं लिया था, वो तो लिया था 1100 केजी। वो तो 1100 केजी, 1100 ग्राम, माफ करिए 1100 ग्राम। तो 100
1000 ग्राम को उसने 900 ग्राम दे के निपटा दिया। 1000 ग्राम जितना मैं खरीदा था उतने रुपया में 900 ग्राम को निपटा दिया, यानी 100 ग्राम यहाँ इसका बच गया एक्स्ट्रा, और यहाँ पर भी 100 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन ये भी उसने नहीं दिया, ये भी यहाँ बच गया। तो बेचना तो अब उसको 100 ग्राम नहीं, 1000 ग्राम नहीं है, बेचना तो 1100 ग्राम है, क्योंकि 100 रुपये में 1100 ग्राम खरीदा है और यहाँ बेच दिया 900 ग्राम। तो अब जो 100 ग्राम बचा, चूंकि 1000 ग्राम के जगह पे 9 ग्राम उसने दे दिया, उसका इसका काम समाप्त। अब जो इसका बचा, इसमें भी तो 10% बट्टा मारेगा भाई, तो 100 ग्राम का भी 10% यदि बट्टा मारा, यानी 10 ग्राम और बट्टा मारा, तो यहाँ तो 10% हो गया। टोटल 1000 पर लेते हैं तो 10% यहाँ हो गया, 10% यहाँ हो गया और 1% यहाँ हो गया। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21%। सेम वही फॉर्मूला देखिए, रेट 1 आ गया प्लस रेट 2 आ गया और प्लस रेट 1 प्लस रेट 2 बटे 100, क्योंकि इसमें सब में खाली फ्रॉडबाजी हुआ था प्रॉफिट कमाने के लिए, खाली प्रॉफिट का बात है, कहीं निगेटिव छूट या लॉस नहीं है, इसलिए वो इस तरह से नहीं आया, सारा प्लस में आया। अब इस प्रश्न को देखेंगे, यहाँ अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप देखिए। 100 रुपया दे के उसको खरीदना था 1 kg यानी 1000 ग्राम, लेकिन वो खरीदा है 1100 ग्राम, यानी 100 ग्राम अधिक खरीदा है। अब उसी 100 रुपया पर वो 1 kg ना बेच करके 900 ग्राम बेच रहा है, यानी 100 ग्राम यहाँ मार लिया और 100 ग्राम यहाँ भी मार लिया। बेचना चाहिए था उसको 1000 ग्राम, लेकिन बेच दिया 900 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम यहाँ, 100 ग्राम यहाँ मार लिया। लेकिन वास्तव में खरीदा था वो 1100 ग्राम, 100 ग्राम अधिक खरीदा था। तो जो यहाँ पे बट्टा मारा, तो इस 100 ग्राम पर भी तो वो बट्टा मारेगा 10%, तो इस 100 ग्राम पर भी उसने 10% बट्टा मारा, यानी 10 ग्राम और बट्टा मारा, तो ये 1% आ गया यहाँ पे। तो 10% यहाँ पे मारा, 10% इसमें मारा और 10 का 10% फिर मारा, यानी 1% और मारा। तो R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2, माफ करिए, यहाँ इंटू R2 बाई 100, यही हमारा मूल फॉर्मेट है। अब प्रश्न को हम देखेंगे तो उसमें कह रहा है कि ठीक इसी तरीके से 11% उसने धोखा दिया है, 11% खरीद में, 11% बिक्री में। तो 11% खरीद और बिक्री दोनों में जब धोखा दिया है तो उसका कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, यह हमसे प्रॉफिट होगा यह पूछ रहा है। तो 11 प्लस 11 प्लस 11 इंटू 11 बटे 100, ध्यान से देखिए, 11 है 11 22 प्लस 121 बटे 100, यानी 1.21, यानी 23.21। हमारे पास जो ऑप्शन है वह ऑप्शन है बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, बी में ऑप्शन है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न पूछा जाता है तब जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य, 2 वस्तुओं को इतना रुपया में बेचने पर एक में इतना % की हानि होती है, एक में इतना % का लॉस होता है, उस पर भी यही फॉर्मेट लगाते हैं। प्रॉफिट वाला में प्लस लगाएंगे और हानि वाला में माइनस लगाएंगे, बस दोनों में यही फॉर्मेट लगेगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि रवि ने 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची, लेकिन उसे एक साइकिल में 20% का लाभ हुआ और दूसरे में 20% की हानि हुई, तो लेन देन में उसका लाभ या हानि ज्ञात करिए। चूंकि इसमें दोनों सेम है, 20-20% है, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लड़के 20 का होल स्क्वायर बटे 100 करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे, मुझे पता है। R²/100 करके वैल्यू लड़के निकाल लेंगे, R²/100 करके, इतना % का लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अगर डाटा अलग दिया रहता है कि 20% एक में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में 15% का लॉस हो रहा है, तब कैसे बनाते? उसको समझने के लिए हमें बेसिक पे जाना पड़ेगा, जो अभी मैंने बताया।
तो यही कह रहा है कि एक साइकिल को बेचने पर 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे को बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो उसका टोटल लाभ या हानि बताइए। ऑप्शन है 10% की हानि, 20% का लाभ, 20% की हानि और 4% की हानि। यह आरआरबी जेईई में 1/6/2019 को पूछा हुआ सवाल है। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत कॉमन पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर डाटा सेम है, 20 प्लस है, तो हम लोग के 20 है, ये उसको पहले में प्रॉफिट होता है, दूसरे में लॉस होता है। तो जब प्रॉफिट और लॉस अलग अलग आ गया तो माइनस चिन्ह होगा, 20 का 20%, बस तो खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो गया हमारे पास -4%, यानी 4% का लॉस होगा। तो चूंकि जो दोनों डाटा बराबर होता है, दोनों 20-20, तो चालाक व्यक्ति क्या करता है कि इसको इवोल्व कर देता है, इसको इलोप कर देता है, खत्म कर देता है, सीधे लिखता है R²/100, इतना लॉस होता है। परंतु मेरा प्रश्न यहाँ नहीं है, वो तो सिंपल है, कोई कर लेगा। लेकिन जब ये अलग अलग हो, एक में 8% का प्रॉफिट हो रहा हो और दूसरे में 10% का लॉस हो रहा हो या 7% का लॉस हो रहा है, तब क्या करेंगे? ये भी महत्वपूर्ण चीज है। उस कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर 8% का प्रॉफिट हो रहा है तो 8 लिखते, 7% का लॉस हो रहा है तो 7 लिखते, -8 × 7/100। तो यहाँ बच गया 1 माइनस 0.56, तो यहाँ हो जाएगा 0.44। इतना % का प्रॉफिट हुआ, ये पॉजिटिव में आएगा। तो सेम डाटा के लिए तो ये ठीक है, चलता है। चूँकि ट्रिकबाजी हम लोग बहुत करते हैं, शॉर्ट में हम लोग समझने का शॉर्ट हमको मेथड चाहिए। लेकिन ये तबे काम करेगा जब दोनों डाटा सेम रहेगा। 20% का प्रॉफिट, 20% का लॉस, 4% का प्रॉफिट, 4% का लॉस, 10% का प्रॉफिट, 10% का लॉस। इस तरह से दोनों डाटा सेम रहेगा तब हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डाटा सेम नहीं रहा, ये 100 है, अगर डाटा सेम नहीं रहा तो हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे भाई? इसका इस्तेमाल करेंगे, R1 + R2। अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्लस या नेगेटिव है तो माइनस। यहाँ हो जाएगा -R1 + R2/100। ये भी प्लस माइनस, ये समझने की दरकार है। यही हमारे पास एक फॉर्मूला बच जाता है यूनिवर्सल, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। यह कह रहा है कि 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपया है तथा 8 पेन, 10 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 36 रुपया है। तो 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य क्या होगा? 10 रुपया, 12 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 12 रुपया और 18 रुपया। 3 का पूछा है, तीनों का 3 रबड़, 3 पेन और 3 पेंसिल का दाम हमसे पूछा है। पहले लाइन में जो सवाल है पूछ रहा है 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़। 2 पेंसिल, 4 पेन प्लस 8 रबड़, इनका दाम जो है वो 12 रुपया है। समझना क्या है वो मैं इसमें बताऊंगा। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि 10 पेन, 8 पेन, 10 पेंसिल, 4 रबड़। 8 पेन, 10 पेंसिल, 4 रबड़ का दाम है 36 रुपया। तो हमसे पूछा जा रहा है 3 पेन, 3 पेंसिल और 3 रबड़ का दाम। 3 पेन, 3 पेंसिल, 3 पेन, 3 रबड़ का दाम पूछा जा रहा है। प्रश्न में बहुत कुछ तो है नहीं। पहला लाइन जो दिया रहता है, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, बहुत आसान चीज है। पहला लाइन जो दिया रहता है उसके एवज में जो दूसरा दिया रहता है उसका फॉर्मेट बदल देता है बस, ताकि बच्चे मैचिंग ना कर पाए। वही आपको करना है, मैचिंग ही करना है। कैसे? यहाँ 2 पेन, 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ दे रहा है और यहाँ बदल दिया। यहाँ तो या तो 4 रबड़, 8 पेन, 10 पेंसिल कर देगा, इसको फॉर्मेट बदल देगा। लड़का को लगेगा कि साला कैसे सेट करें, हम समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें जोड़े लगाना है। आप ध्यान से देखिएगा, पेंसिल पेंसिल को एक साथ, पेन पेन को एक साथ, रबड़ रबड़ को एक साथ करिए, आपका आंसर एकदम सामने है। कुछ नहीं करना है,
खाली अरेंजमेंट करना है बस। देखिए 2 पेंसिल और 10 पेंसिल, 12 पेंसिल, 4 पेन और 8 पेन, 12 पेन, 8 रबर और 4 रबर, 12 रबर, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48। तो हमें 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबर का पूछा जा रहा है, यानी 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करिए, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 3 पेन प्लस 3 पेंसिल प्लस 3 रबर, ये रबर है का दाम हो जाएगा 12 रुपये। ऑप्शन खाली अरेंजमेंट करना है, चूँकि ये बहुत आसान था और सामने नज़र आ गया, बहुत सारे लड़के अरेंज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने इस प्रश्न को लिया। तो ये था कुछ सवाल जो रेलवे में पूछे जाते हैं, इसी लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड सवाल नहीं पूछा जाता, बहुत आसान सा सवाल होता है, लेकिन कई बार हम लोग एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से हम उसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, गड़बड़ियाँ कर देते हैं या हड़बड़ी में गड़बड़ टिक मार करके चले जाते हैं, उसका खामियाजा हमें रिजल्ट के रूप में भुगतना पड़ता है। रिजल्ट नहीं आता है या आता भी है तो मेरिट नहीं बन पाता है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो आशा है मुझे कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। फिर अगले क्लास में मैं मिलूँगा, फिर किसी दूसरे टॉपिक पर बात होगी, मैथ के किसी दूसरे चैप्टर पर बात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।